हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेतों और कई अलग अलग तरह की सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम सुमित है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं शहर में एक लंबा वक्त बिताने के बाद वापस अपने गांव जा रहा था। मेरी ट्रेन शाम 7 बजे की थी, तो मैं 6:30 बजे तक रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। सच बताऊं तो इतने टाइम बाद मैं अपने गांव जा रहा था, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। खैर, देखते ही देखते 7 बज गए, मगर मेरी ट्रेन अभी आई नहीं थी। वैसे मुझे पता था कि कई बार ट्रेन अपने समय से लेट हो जाती है, लेकिन इतने टाइम बाद गांव जाने की जो खुशी मेरे अंदर थी कि मुझे अब 1 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लग रहा था। लेकिन फिर देखते ही देखते 7:30 और फिर 8 बज गए, लेकिन अभी तक मेरी ट्रेन स्टेशन पर नहीं आई थी, तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था। लेकिन फिर 8:30 बजे तक मेरी ट्रेन स्टेशन पर आ गई। किसी से पता चला कि किसी तकनीकी खराबी के चलते ट्रेन इतना लेट थी। खैर, ट्रेन के आते ही मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ा और सीधा अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गया। धीरे धीरे सफ़र कटता गया और रात के 4 बज गए। मेरा स्टेशन आ गया। मैं स्टेशन पर उतरा और अपने गांव के लिए पैदल ही निकल पड़ा। दरअसल मेरा गांव एक पिछड़ा इलाका है, तो वहाँ ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं चलते हैं, तो इसीलिए स्टेशन से घर तक जाने के लिए या तो मैं घर से किसी को बुलाता या फिर पैदल ही जाता। लेकिन रेलवे स्टेशन से मेरा गांव कोई 1.5-2 किलोमीटर जितना दूर होगा, और फिर हम गांव के लोगों को तो पैदल चलने की आदत होती है। तो मैंने इतनी रात गए घर पर फ़ोन करके किसी को परेशान करना ठीक नहीं समझा और पैदल ही अपने गांव यानी कि मेरे घर के लिए निकल पड़ा। चलते चलते मैं अब तक स्टेशन से काफ़ी दूर अपने गांव के कच्चे रास्ते पर आ गया था। उस रात अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गहरा था। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू कर ली थी। उस वक्त रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मैं रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे पीछे से ज़ोर से धक्का दिया, जिस वजह से मैं लड़खड़ाकर ज़मीन पर जा गिरा। और फिर जब मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। वो देखकर मैं डर से कँपकँपाने लगा। उस चुड़ैल का चेहरा बेहद भयानक था। एकाएक वो चुड़ैल मेरी तरफ लपकी और उस चुड़ैल ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर उस चुड़ैल ने ज़मीन पर पटक दिया। और फिर वो चुड़ैल मेरे ऊपर बैठकर मेरा गला दबाने लगी। उस चुड़ैल ने मेरी गर्दन को इस कदर जकड़ रखा था कि कुछ ही देर में मेरा दम घुटने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और फिर मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मेरे शरीर पर नोचने और काटने के बड़े बड़े निशान थे और मुझे मेरा शरीर बहुत कमज़ोर मालूम पड़ रहा था। और फिर मेरे घर वालों के पूछने पर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बातें सुनकर घर वाले भी सकते में आ गए। और फिर मेरे ताऊजी ने बताया कि कुछ लोगों को तुम रास्ते के किनारे विभत्स हालत में बेहोश पड़े मिले, तो वही लोग तुम्हें घर पर लेकर आए थे। और फिर ताऊजी ने बताया कि बेटा, तुम तो शहर में थे, लेकिन यहाँ पर कुछ महीने पहले उसी रास्ते पर एक औरत की लाश मिली थी। किसी को पता नहीं था कि वो औरत कौन थी। ना तो वो हमारे गांव की थी और ना ही हमारे आसपास के किसी गांव की। और आगे ताऊजी ने बताया कि बेटा, उस औरत की लाश बहुत बुरी हालत में थी। किसी दरिंदे ने उस औरत का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। गांव वालों ने उस औरत की लाश को गांव के बाहर ही दफना दिया था, लेकिन तभी से
उस रास्ते पर रात को उस औरत की आत्मा भटकती है और वो चुड़ैल अब तक कई गांव वालों को नुकसान पहुंचा चुकी है। ताऊ जी की बात सुनकर मुझे सारा माजरा समझ आया कि आखिर क्यों वो चुड़ैल उस रास्ते पर भटक रही है। ताऊ जी ने बताया कि उस चुड़ैल ने पूरे गांव को परेशान कर रखा है और गांव में रात को उस रास्ते से अकेले गुजरने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। दोस्तों, आज इस घटना को बीते काफ़ी वक्त गुजर गया है, लेकिन ठीक उसी तरह आज भी वो चुड़ैल उसी रास्ते पर भटकती है और अपने किसी नए शिकार का इंतज़ार करती है। तो दोस्तों, इन घटनाओं से आज मेरा गांव इतना खौफजदा हो चुका है कि कोई भी रात को उस रास्ते से जाना तो दूर की बात, उस रास्ते से रात को जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोचता है। और अब तक जो भी कोई रात को उस रास्ते से गुजरा है उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी ज़रूर होती है और उसका सामना होता है उस भयानक चुड़ैल से। दोस्तों, मेरे साथ घटे उस वाक़ये को याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम बिरजू है। ये मेरे और मेरे एक दोस्त जितेंद्र के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 4 साल पहले की है, जब मैं और जितेंद्र अपनी अपनी बाइक से कोचिंग पढ़ने के लिए जाते थे। हम शाम 5 बजे अपने अपने घरों से 5 किलोमीटर दूर बाइक से कोचिंग पढ़ने के लिए जाते थे। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी शुरुआत तब हुई जब एक शाम हम दोनों कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहे थे। हम जिस रास्ते से कोचिंग पढ़ने के लिए जाते थे वो कच्चा रास्ता था और उस वक्त रास्ते पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही चल रही थी। हम रास्ते पर बातें और हंसी मजाक करते हुए जा ही रहे थे कि तभी हमारी नज़र रास्ते के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी और हमें ही देख रही थी। खैर, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर तभी मैंने देखा मेरे दोस्त जितेंद्र ने उसके ठीक सामने अपनी बाइक रोक दी और फिर उसने उस लड़की से पूछा कि आपको कहीं जाना हो तो मैं आपको अपनी बाइक पर छोड़ सकता हूँ। जितेंद्र की बात पर उस लड़की ने नामे सर हिला दिया और वहाँ से चली गई। उस लड़की को ज़्यादा देख मैं हंस पड़ा और हंसते हुए मैंने जितेंद्र से कहा, तुमसे ना हो पाएगा भाई, अभी चलो, वरना कोचिंग के लिए लेट हो गया तो अनिरुद्ध सर हमारी हालत ख़राब कर देंगे। अनिरुद्ध सर हमारे कोचिंग टीचर थे। खैर, फिर जब हम दोनों कोचिंग से वापस घर लौट रहे थे तब करीब 7:30 बज चुके थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था, इसीलिए हम दोनों ने अपनी अपनी बाइक की लाइट ऑन कर ली थी। और फिर जब हम दोनों रास्ते पर चलते हुए उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरे तब हमने जो देखा वो देखकर हम बुरी तरह से चौंक गए। हमने देखा कि वही लड़की जो कोचिंग जाते वक्त हमें उसी बरगद के नीचे खड़ी दिखी थी, उस लड़की ने उसी बरगद के पेड़ पर फांसी खा ली थी और उसकी लाश उसी बरगद के पेड़ पर हवा से गोल गोल घूम रही थी। फिर जब हम दोनों ने गाड़ी की लाइट्स उस लड़की पर मारी तो हमने जो देखा उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। फांसी खाने की वजह से उस लड़की का चेहरा इतना विभस्त हो गया था कि उसे देखकर हमारा शरीर ढीला पड़ गया। उस लड़की की आंखों की पुतलियां बाहर निकल आई थी और उसकी जीभ उसके मुंह से निकलकर उसके दांतों में दबी हुई थी, जिससे खून निकलने लगा था। वो लाश इतनी बुरी हालत में पेड़ पर लटकी हुई थी कि उसे एक नज़र देख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने फ़ौरन जितेंद्र से कहा कि चल यहाँ से निकलते हैं, वरना बेवजह ही हम दोनों पुलिस केस में घसीटे जाएंगे। मगर जितेंद्र तो जैसे मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता था। वो बाइक से उतरकर
उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसे कई बार आवाज़ भी दी और कहा कि बेवजह पुलिस केस में क्यों पड़ना चाहता है, मगर जितेंद्र ने मेरी एक ना सुनी और वो उस लाश को उस पेड़ से नीचे उतारने लगा। मैं अपनी बाइक पर से ही जितेंद्र को ऐसा करते हुए देख रहा था। उस लाश को पेड़ पर बंधे रस्सी के फंदे से उतारकर जितेंद्र ने उस लड़की की लाश को ज़मीन पर रखा और फिर वो पुलिस को कॉल करते हुए बाइक की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो एक कदम बढ़ा ही था कि तभी अचानक वो लाश उठकर खड़ी हो गई और एक झटके से जितेंद्र के ऊपर चढ़ गई और उस लाश ने जितेंद्र की गर्दन पकड़ ली और फिर उस लाश ने एक झटके से जितेंद्र को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और वो लाश उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। वो सब देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। जितेंद्र की वो दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर मेरा शरीर पीला पड़ चुका था। मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। फिर मैंने उसकी मदद के लिए आसपास के लोगों को बुलाने का सोचा और फिर फौरन मैंने बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकला। और फिर जब मैं करीब के गांव से कुछ लोगों को लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा जितेंद्र की लाश बेहद ही बुरी हालत में उसी बरगद के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटक रही थी। गांव वालों के साथ मिलकर मैंने जितेंद्र की लाश को पेड़ से नीचे उतारा। गांव वालों ने बताया कि 1 साल पहले इसी पेड़ पर लटककर एक किशोर लड़की ने फांसी खा ली थी। तब उसकी मदद किसी ने नहीं की थी और गरीबी से तंग आकर उसने फांसी खा ली थी। तब से ही उसकी आत्मा इस पेड़ के पास भटक रही है और अब जो भी उसकी मदद करता है वो आत्मा उसे मारकर उसे भी अपने साथ कर लेती है। मैं तो बच गया मगर मेरा दोस्त बेरहमी से मारा गया। अगर वो उस दिन मेरी बात मान लेता और उस लाश के करीब न जाता तो शायद आज वो जिंदा होता। तो दोस्तों ये थी मेरे और मेरे दोस्त जितेंद्र के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम संदीप है। जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं 12 साल का था और अपने फादर के साथ दादाजी के गांव गया हुआ था। तब मेरे पापा नौकरी करते थे और जिस वजह से उनके ट्रांसफ़र भी होते थे इसीलिए मैं, मेरी माँ और पापा शहर में रहते थे। उन दिनों गर्मियों का समय था और मेरी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मेरे पापा मुझे हमारे गांव के घर पर दादाजी के पास छोड़कर वापस शहर लौट गए थे। मुझे दादाजी के साथ बहुत अच्छा लगता था और वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरे गांव आने से वो बेहद ही खुश हो जाते थे। उस बड़े से घर पर दादाजी अकेले रहते थे। 2 साल पहले दादी की अचानक मौत हो गई थी। तब से दादाजी कुछ अजीब से हो गए थे। गर्मियों की छुट्टियों में मैं जब दादाजी के साथ था तब मैंने नोटिस किया कि दादाजी अकेले में किसी से बातें किया करते थे, मगर किससे, क्योंकि उनके अलावा वहाँ कोई नहीं होता था। इसी तरह एक दिन मैंने देखा दादाजी बालकनी के पास खड़े किसी से बातें कर रहे थे। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि दादाजी आप किससे बात कर रहे हो। मेरी बात पर दादाजी एकदम शांत हो गए और फिर मेरे पास आकर बोले कि और किससे, तेरी दादी से ही तो बात कर रहा था छोटे सरकार। इतना कहकर दादाजी वहाँ से चले गए। दादाजी की इस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे पता था कि मेरी दादी की मौत हो चुकी है और शायद दादाजी को दादी की मौत से गहरा सदमा लगा है। यही सोचकर मैं घर से बाहर खेलने चला गया। घर के बाहर छोटे से ग्राउंड में मैं अकेला खेल रहा था।
और अकेले खेलते हुए ही मेरी नज़र घर की छत पर पड़ी तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। छत पर ज़मीन की तरफ पैर लटकाए मेरी दादी बैठी थी, बाल खोले हुए, और उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह। वो देखकर डर से मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। और फिर मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बेहोश हो चुका था। और फिर जब मुझे होश आया तब मैं घर पर था, दादाजी मेरे पास ही बैठे थे। मैंने जो कुछ भी देखा था मैं उसके बारे में दादाजी को सब कुछ बताना चाहता था, मगर मैं बेहद ही डरा हुआ था। और इस बार दादाजी की अजीब हरकतों को ध्यान में रखकर मैंने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। कहते हैं मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता, और ये बात बिल्कुल सच है। ये मुझे उसी रात पता चला। रात में जब मैं सो रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे ऊपर बैठ गया है। अचानक मेरा शरीर बहुत भारी होने लगा, इतना कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैंने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली तो देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने डरते हुए अपनी टॉर्च उठाई और अंधेरे कमरे में मैंने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, मगर मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। और फिर जब मैंने टॉर्च कमरे की छत पर मारी तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा छत पर मेरी दादी की खौफनाक आत्मा उल्टी लटकी हुई थी और उनकी आंखें टॉर्च की रोशनी में अब और भी ज़्यादा चमक रही थी, बिल्कुल किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह। वो देखकर मैं सकपकाकर कमरे से बाहर भाग गया, मगर इससे पहले कि मैं दादाजी के कमरे तक पहुंच पाता मेरी दादी की आत्मा मेरे सामने आ गई और उस आत्मा ने मेरी गर्दन पकड़ ली। खौफ से मेरी चीख निकल गई। फिर तभी मेरी चीख सुनकर दादाजी कमरे से बाहर आ गए, मगर इससे पहले कि वो मुझ तक पहुँचते मेरी दादी की बेरहम आत्मा ने मुझे उठाकर छत से नीचे फेंक दिया और मैं वहीं बेहोश हो गया। और फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पास मेरे पापा, माँ और दादाजी बैठे थे। मेरे सर पर कई टाँके आए। मेरा काफ़ी खून बह गया था, इसीलिए मुझे खून चढ़ाया गया था। डॉक्टर ने मुझे किसी से बात करने से मना किया था, क्योंकि सर पर टाँके पड़ने की वजह से मुझे बेहद सावधानी बरतनी थी। बात करने से सर पर भी खिंचाव पड़ता है और उससे टाँके भी टूट सकते थे। खैर, पूरे 1 हफ्ते तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा और फिर जब मेरी हालत थोड़ा दुरुस्त हुई तब मैंने अपने साथ घटी घटना के बारे में अपने माँ पापा को बताया। पापा को मेरी बात पर यकीन नहीं था, मगर मेरी माँ ने उसी दिन पापा से बोल दिया था कि अब मैं कभी गांव नहीं जाऊंगा। दोस्तों, आज मैं 17 साल का हूँ, मगर आज भी उस दिन की घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं आज भी खौफ के साए में हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।